Welcome to the Bharati Rajput classes. In this video we will learn about the life of the people during the Sultanate era. सल्तनत era के समय लोगों की लाइफ क्या थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो अराइवल ऑफ फॉरेनर्स कि फॉरेनर्स का अराइवल कैसे हुआ, आगमन कैसे हुआ. तो आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत मैनी पीपल फ्रॉम ईरान, इराक, तुर्की, समरकंद, बुखारा एंड अदर कंट्रीज़ एंड सिटीज़ केम टू सेटल इन इंडिया. दिल्ली सल्तनत का जब फॉर्मेशन हुआ उसके बाद बहुत सारे पीपल्स केम फ्रॉम ईरान, इराक, टर्की, समरकंद, बुखारा एंड अदर कंट्रीज़ एंड सिटीज़ to settle in India. They included scholars, saints, soldiers, merchants, traders and workers who spoke different languages. Okay, so there are so many scholars, saints, soldiers, merchants, traders and workers also who spoke different languages who came to India to settle here. So they not only settled here but looked upon India as their own country. They have not only settled here but they believed that the India is their country. Prominent among them was Amir Khusro, and Amir Khusro was one of them who called himself as an Indian Turk. ठीक है. He wrote poems not only in Persian but he was a Persian, so he not written poems only in Persian but in the local language called Hindvi. Many of these poems sang the praises of India and बहुत सारे इस पोएम्स में इंडिया की बड़ाई की गई है, भारत की बड़ाई की गई है. देयर वॉज अनदर रीज़न फॉर द इन्फ्लक्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फॉरेनर्स. क्यों फॉरेनर्स यहाँ पे आए? बिकॉज द मंगोल वार लॉर्ड चंगेज़ खान, जो मंगोलियन का जो लीडर था चंगेज़ खान, जिसने लगभग पूरे सेंट्रल एशिया पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, कंट्रोल कर लिया था, उसके डर से भी लोग माइग्रेट हो रहे थे. So the terrified people sought refugees with the Delhi Sultanate. So they used to came to India and they wanted to settle here. So they too enriched Indian culture with their art, religion and learning. So जो terrified people से जो आए वो अपना religion, अपना धर्म, अपनी traditions लेके उन लोगों ने इंडियन कल्चर को अपनी आर्ट और रिलीजन और लर्निंग से और भी अच्छा बढ़ाया और ही आगे बढ़ाया. So now the next, the ruler and their region. The Sultan was the most important and powerful person during the Sultanate era. है ना, जो सुल्तान था he was the most important and the most powerful person, है ना, during the Sultan era. The early sultans were slaves, so the high officials and generals did not obey or did not like to serve as their subordinates. क्योंकि पहले जो गुलाम वंश चल रहा था, so वो लोग गुलाम थे, तो हाई ऑफिशियल्स एंड जनरल्स आर नॉट रेडी टू सर्व कि मैं अपने गुलाम जो अब राजा बन गया मैं उनको सर्व करूं. दे आर नॉट हैप्पी. बट ड्यूरिंग द रेजाइन ऑफ बलबन एंड अलाउद्दीन खिलजी, जब बलबन और अलाउद्दीन खिलजी का काल आया, द सल्तनत एस्टेब्लिश फुल कंट्रोल ओवर दीज सीनियर ऑफिशल्स and generals who were known as amirs and the sultan became the supreme ruler. लेकिन जब बलबन और अलाउद्दीन खिलजी का राज आया तो जो सुल्तान था उसने फुल कंट्रोल कर लिया था ये सीनियर ऑफिशल्स पे एंड द जनरल्स पे, जिसको आमिर्स बोला जाता था, एंड सुल्तान एक सुप्रीम लीडर के तौर पर सामने आया. तो the Sultanate also replaced the many smaller kingdoms that had existed earlier with their rulers becoming zamindars under the authority of the Sultan. तो जो सल्तनत था उसने बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स को जो एग्जिस्ट करते थे उसको हटा दिया और विद देयर रूलर्स बिकमिंग ज़मींदार्स, और उनके रूलर्स जो कि ज़मींदार्स बने थे अब वो किसकी अथॉरिटी में आ गए? सुल्तान की अथॉरिटी में आ गए. दीज किंग्स यूज टू अर्लियर अपॉइंट देयर रिलेटिव्स एज देयर ऑफिशियल्स एंड जनरल्स एंड दीज पोस्ट यूज टू बी हेरिडिटरी. और पहले ये क्या होते थे कि ये जो राजा थे वो अपने रिलेटिव्स को या अपने रिश्तेदारों को अपॉइंट करते थे एज अ ऑफिशियल्स और एज अ जनरल्स, एंड ये वंशानुगत होता था. यूज टू बी हेरिडिटरी, यानी कि बाप के बाद बेटा, बेटा के बाद उसका बेटा, उसके बाद बेटा, ऐसा. तो हाउएवर अंडर द सल्तनत, जब सल्तनत में आया, किंगडम में आया, अपॉइंटमेंट्स वर मेड प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेबिलिटीज़ और देयर मेरिट्स, है ना, कि एक्चुअल में वो पर्सन काबिल है कि नहीं, इन दैट बेसिस, नॉट अ हेरिडिटरी. एंड पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कुड अप्लाई फॉर देम, एंड हर जगह का इंसान आके अप्लाई कर सकता था, नॉट ओनली द आमिर्स. तो दीज पोस्ट वर नो लॉन्गर हेरिडिटरी एंड द ऑफिशियल्स वर ऑल्सो रेगुलरली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर. एंड ये जो पोस्ट थी ये अब वंशानुगत ना रहकर जो काबिल होती थी उन्हीं को मिलती थी, और जो ऑफिशियल्स थे उनको टाइम टू टाइम एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस में ट्रांसफ़र किया जाता था ताकि वो वहाँ के लोगों पे अपना राज, अपनी गैंग न बना सके, धाक न जमा सकें. तो चेंजेस इन विलेज लाइफ में क्या चेंजेस हुए? फार्मिंग कंटिन्यू टू बी द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. जो फार्मिंग थी वो कंटिन्यू हुई. इन लोगों की एक
मेन ऑक्यूपेशन बन गया था, मेन काम। बट द फार्मर्स वर अफेक्टेड बाय द चेंजेस इन द रेवेन्यू सिस्टम ऑफ द सल्तनत। लेकिन जो सल्तनत का जो रेवेन्यू सिस्टम हो गया था, जो राजस्व कर जो था वो चेंज हुआ था, तो उससे फार्मर्स थोड़े अफेक्ट हुए थे। सो अर्लियर विलेजेस वर डोनेटेड टू फ्यूडल वेसल्स इन लिeu ऑफ सैलरी। सैलरी के बेसिस में जो सामंती होते थे उनको डोनेट किया जाता था, विलेजेस को, गाँव को। द फ्यूडल्स वर एंटाइटल्ड टू कलेक्ट, उनको एंटाइटल्ड किया जाता, दे हैव टू कलेक्ट द सेवरल माइनर एंड मेजर टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, है ना, वो रखते थे। बट द सुल्तान्स पुट अ स्टॉप टू दिस प्रैक्टिस, लेकिन सुल्तान ने इस प्रैक्टिस पे रोक लगा दी। टैक्सेस वर नाउ कलेक्टेड बाय देयर ऑफिसर्स एंड इंस्टेड ऑफ सेवरल डिफरेंट levies द फार्मर्स हैड टू पे अ सिंगल लार्ज टैक्स, ओके, विच अमाउंटेड टू हाफ देयर फार्म प्रोड्यूस। और अब क्या हुआ कि अब सुल्तान ने कंट्रोल कर दिया, इस प्रैक्टिस को रोक दिया। और उसने क्या किया कि ओनली ऑफिसर्स हैव टू कलेक्ट देयर टैक्सेस एंड ओनली वन टाइप ऑफ टैक्स, मतलब सिंगल लार्ज टैक्स लगता था अदर देन अदर एनी टैक्स। और वो डिक्लेयर हो गया था कि जितना फार्म में प्रोड्यूस होगा, जितना फार्मर्स के पास उपज आएगी, उसका हाफ अमाउंट दे हैव टू पे। तो दिस टैक्स वॉज कलेक्टेड बाय द विलेज हेडमैन कलेक्ट करता था एंड सुल्तान के ऑफिसर्स को हैंड ओवर कर देता था। सिंस द सुल्तान ऑफन कंपेल्ड द विलेजेस टू पे द टैक्स इन कैश, द फार्मर्स वर फोर्स टू सेल देयर प्रोड्यूस इन द सिटीज़। एंड सुल्तान ने ये रूल बनाया था कि ही जस्ट वॉन्टेड अ कैश, सो farmers have to sell their products where in the cities, so they thus began to interact more frequently with the cities, और इस तरह से उनका शहर आना जाना होने लगा। नाउ चेंजेस इन सिटी लाइफ, अब सिटी लाइफ कैसे चेंज हुई? तो द सुल्तान एंड सीनियर ऑफिशियल्स लिव्ड इन सिटीज़, सुल्तान और सीनियर ऑफिशियल सिटीज़ में रहते थे। एंड दे स्पेंड द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम विलेजेस इन दी सिटीज़, और उस शहर में वो जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसको स्पेंड करते थे। एज अ रिजल्ट द सिटीज़ डेवलप्ड रैपिडली, सिटीज़ बढ़ने लगी। क्राफ्ट्समैन लाइक मैसन्स, वीवर्स, टेलर्स, कारपेंटर्स, ब्लैक स्मिथ्स एक्सेट्रा बिगेन सेटलिंग देयर एंड ट्रेड इन्फ्लुएंस फ्लरिश्ड, और इस तरह से व्यापार बढ़ने लगा, लोग वहाँ रहने लगे। तो द तुर्क्स इंट्रोड्यूस्ड मैनी न्यू प्रोडक्शन, जो तुर्क थे बहुत सी न्यू प्रोडक्शन को और टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया, एंड ट्रेड्स ऑल्सो विच हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द कॉमर्स एंड कल्चर ऑफ द पीपल, जो उस समय लोगों के उनके कॉमर्स कहना चाहिए, उनकी आर्थिक स्थिति पर और उनके कल्चर पे बहुत प्रभाव पड़ा। क्राफ्ट्समैन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, जो सेंट्रल एशिया से क्राफ्ट्समैन आए थे, हु केम टू इंडिया विद द तुर्क्स, जो कि तुर्क्स के साथ आए थे, उन्होंने नई तरह की कंस्ट्रक्शन टेक्निक को ईजाद किया, इंक्लूडिंग लाइम एंड मोटार फॉर जॉइनिंग एंड मेंडिंग एंड द यूज़ ऑफ टावर्स, आर्क्स एंड डोम्स इन बिल्डिंग, यानी कि लाइम यानी कि चूना, मोटार पिघला के, कंकड़ जो पिघलाते हैं उसको, तार इसको से जोड़कर कैसे वो नए नए टावर और गुंबद ये सारी चीज़ बनाने लगे। सच टेक्निक्स कैन बी फाउंड इन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इवन टुडे, और आज भी ये टेक्निक्स बहुत सी बिल्डिंग्स में देखी जा सकती है। द बुक यू आर रीडिंग इज़ मेड ऑफ पेपर, जो बुक हम अभी ये पढ़ रहे हैं, द बुक we are reading right now is made of paper. The art of paper making and binding was brought to India by the Turks, और पेपर को बनाना, उसको बाइंड करना किसके द्वारा सीखा गया? तुर्क्स के द्वारा। They learnt it from the Chinese, उन्होंने चाइना के लोगों से सीखा। The Turks also introduced the practice of shoeing horses and using stirrups for the riding, और उन्होंने तुर्क लोगों ने क्या प्रैक्टिस चालू करी कि लोग घोड़े की नाल लगाना चालू किया एंड स्टिरप्स यूज़ किया राइड करने के लिए। The Turkish influence can also be seen in the use of charkha to spin yarn in place of the earlier practice of using bobbins. ठीक है, पहले चरखा यूज़, द तुर्किश इन्फ्लुएंस कैन ऑल्सो बी इन द सीन इन द यूज़ ऑफ द चरखा टू स्पिन यार्न। चरखा हम यूज़ करते थे, है ना, उसमें बॉबिन्स यूज़ होने लगी। तो इन क्लोथिंग द कुर्ता पैजामा एंड सलवार कमीज बिकेम पॉपुलर, वाइल फूड्स लाइक समोसा, हलवा एक्सेट्रा बिकेम कॉमन प्लेस। एट दैट टाइम समोसा वॉज स्टफ्ड बाय कीमा एंड फ्राइड। ठीक है, तो उस समय क्या होता था, उस समय समोसे में क्या भरा जाता था? कीमा, मटन्स का जो काट के छोटे छोटे पीसेस वो भरते थे। एंड पहनावे में सलवार कमीज़ एंड पैजामा फेमस हो गया। ठीक है, तो दिस द तुर्क्स लर्नड मैनी थिंग्स फ्रॉम इंडिया ऑल्सो। इनफैक्ट अल-बरूनी केम टू इंडिया फॉर दिस वेरी पर्पज़। अब वो इंडिया में सीखने के लिए आए थे। कौन? अल-बरूनी। तो उसने क्या सीखा? अरब स्कॉलर्स लर्न मैथमेटिक्स, उन्होंने यहाँ से मैथमेटिक्स सीखी, एस्ट्रोनॉमी सीखी, आयुर्वेदा सीखा, योगा सीखा, एंड ये सारी नॉलेज उन्होंने अपनी कंट्रीज़ में ले जाके फैलाया।
They learned the use of zero also in mathematics and introduced it to Europe. उन्होंने यहाँ से ज़ीरो सीखा कि ज़ीरो को कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसको यूरोप में ले जाके इंट्रोड्यूस किया. They also translated the stories of the पंचतंत्र and Ayurvedic manuscripts into Arabic and Persian and were benefited. और उन्होंने यहाँ पे जो पंचतंत्र की कहानियाँ थी उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट किया और यहाँ तक कि आयुर्वेदिक जो किताबें थी उसको भी अरेबिक और पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया और उसका बहुत फ़ायदा लिया. ओके, नाउ द रिलीजन. द सल्तनत एरा सॉ द राइजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम. उस समय इस्लाम का महत्व बढ़ रहा था. इस्लाम हैड रीच्ड इंडिया सेंचुरीज अर्लियर विद द अरब मर्चेंट्स. अरब मर्चेंट्स के साथ इस्लाम पहले भी आ चुका था भारत में. हु हैड बिकेम टू ट्रेड अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट, जो कि यहाँ व्यापार करने आए थे वेस्टर्न कोस्ट में साइड से. बट द तुर्क सुल्तान्स एनकरेज देयर रिलीजन. लेकिन जो तुर्क सुल्तान्स थे वो अपने रिलीजन को एनकरेज करते थे. लार्ज मॉस्क्यूज मस्जिद बनाते थे एंड डोनेटिंग मनी टू मुस्लिम सेंट्स एंड स्कॉलर्स. मुस्लिम के जो संत थे या जो दार्शनिक थे उनको वो पैसे डोनेट करते थे. द मंगोल अटैक्स ऑल्सो ब्रॉट मैनी मुस्लिम. जब मंगोल अटैक हुआ तो बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स और संत भी सेंट्रल एशिया से भारत में आकर रहे, जैसे कि शेख निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो. शेख निज़ामुद्दीन औलिया वॉज अ फेमस सूफी संत हु लिव्ड इन दिल्ली, जो कि दिल्ली में रहे. मैनी फ़कीर्स, मौलवीज, ऑफिशियल्स एंड ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम द विलेजेस एंड टाउन्स विजिटेड हिज खानका आश्रम. और वो बहुत सारे आम लोग, मौलवी, फ़कीर सब वहाँ जाते थे, गाँव से, शहरों से लोग उनके पास विजिट करने के लिए. कहाँ? खानका आश्रम, या तो आश्रम बोलते थे या खानका. दे मेट टू डिस्कस रिलीजियस इशूज़, यानी कि जो धर्म के को लेकर जो इश्यूज़ होते थे उस पर डिस्कशन होता था. सूफी सेंट्स यूजुअली एम्फसाइज्ड लव ऑफ गॉड एंड सर्विस ऑफ द पुअर. सूफी सेंट्स जो होते थे वो इस बात पे ज़्यादा जोर देते थे कि भगवान से प्यार करो और गरीबों की सेवा करो. अमीर खुसरो वॉज द फेवरेट डिसिपल ऑफ शेख निज़ामुद्दीन. जो अमीर खुसरो थे वो शेख निज़ामुद्दीन औलिया के सबसे फेमस मतलब सबसे फेवरेट शिष्य थे. ही वॉज अ सोल्जर बाय प्रोफेशन. ही वॉज ऑल्सो अ नोटेड पोएट. एक सोल्जर, सैनिक के साथ साथ वो एक बहुत ही अच्छे पोएट भी थे. ही रोट मैनी पोएम्स इन पर्शियन एंड हिंदवी, द अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी. हिंदी का अर्ली फॉर्म क्या था? हिंदवी. उस लैंग्वेज में भी और पर्शियन लैंग्वेज में भी अमीर खुसरो ने बहुत से पोएट लिखे. ही लव्ड नेचर. उन्होंने नेचर से बहुत प्यार था. बर्ड्स, एनिमल्स, म्यूजिक एंड साइंस. यू मे हर्ड द मेलोडियस साउंड्स ऑफ द सितार एंड तबला. आप लोगों ने सुना है ये इंस्ट्रूमेंट भी अमीर खुसरो ने ही ईजाद किए थे. ही सेड म्यूज़िक अट्रैक्ट्स नॉट ओनली ह्यूमंस बट इवन एनिमल्स. उनका कहना था कि म्यूज़िक सिर्फ इंसानों को ही नहीं, जानवरों को भी अपनी ओर आकर्षित करती है. ही लव्ड हिंदवी एंड हिंदुस्तान, राइटिंग सेवरल सॉन्ग प्रेजिंग हिंदुस्तान. उसको हिंदवी यानी कि अपने हिंद देश और हिंदुस्तान से बहुत प्यार था और ये चीज़ें उनकी किताबों में दिखती है कि उन्होंने कितने भारत के महत्व में कितने सारे गाने लिखे हैं. ही कॉल्ड हिमसेल्फ तोते हिंद, द पैरट ऑफ हिंद. वो अपने आप को तोता हिंद कहते थे. पीपल रिमेंबर हिज रिडल्स इवन टुडे. आज भी उनके रिडल्स को लोग याद करते हैं. जैसे कि कुछ रिडल्स के यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं. सावन भादो बहुत चलत है, माघ पूस में थोरी, आमिर खुसरो यूँ कहते तू बोझ पहेली मोरी. ऐसा. नेक्स्ट है एक थाल मोती से भरा सबके सिर पर औंधा धरा. तो गिवन द सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, उस समय में मैनी पीपल इंडिया एक्सेप्ट द इस्लामिक फेथ. और उस समय का जो प्रथा या जो सर्कमस्टेंसेस चल रहे थे, बहुत से लोगों ने इस्लामिक फेथ यानी कि लोग इस्लाम पर विश्वास करने लगे. इस्लाम इज़ अ मोनोथेस्टिक रिलीजन दैट बिलीव्स इन वन गॉड. वो एक मोनोथेस्टिक रिलीजन है जो एक भगवान पर विश्वास करता है. इट बिलीव्स दैट ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर गॉड एंड देयर इज़ नो प्लेस फॉर डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और क्रीड. उनका ये कहना था कि सब लोग एक हैं, सब भगवान एक हैं और कोई भी जाति और धर्म के हिसाब से कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. द रिलीजन प्रोहिबिट्स आइडल वर्शिप. उनका रिलीजन ये था कि आइडल वर्शिप, मूर्ति को वर्शिप करना वो नहीं मानते थे. एंड एवरीवन प्रेज टुगेदर इन अ सिंपल एंड ईजी वे. पे प्रे करना उनको ज़्यादा ईजी लगता था. वो भगवान की मूर्ति को पूजा करना उनको सही नहीं मानते थे, वह निषेध था. बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुल्तनत पीरियड, जब सल्तनत पीरियड का एस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था उसके पहले, इस्लाम टू हैड डेवलप्ड मैनी सेक्ट्स. लाइक इस्लाम ने बहुत सी चीज़ें सेक्शंस डेवलप कर ली थी, जैसे कि शियाज, सुन्नीज, सूफीज़, इस्लामीज़ एक्सेट्रा. मुस्लिम स्कॉलर्स एंड सेंट्स ऑफ ऑल दीज डिफरेंट सेक्ट्स सेटल्ड इन इंडिया. जो और बहुत सारे स्कॉलर्स थे और जो संत थे अलग अलग सेक्ट्स के, जैसे कि शियाज के, सुन्नीस के, वो सब भारत में सेटल हो चुके थे. ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, जब सल्तनत काल
हाल चल रहा था, देयर वॉज एक्सचेंज ऑफ थाट्स एंड आइडियाज़ बिटवीन डिफरेंट सेक्ट्स ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम्स। हिंदू एंड मुस्लिम्स के अलग अलग जो सेक्शंस बन गए थे, कहना चाहिए कि जो डिवाइड हो गए थे लोग, उसमें अलग अलग थाट्स में एक्सचेंज हो रहे थे, लोग एक दूसरे को विचार का आदान प्रदान हो रहा था। हिंदू सेंट्स वर ग्रेटफुली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मोनोथेस्टिक प्रिंसिपल ऑफ गॉड। और हिंदू संत जो थे वो एक भगवान पर विश्वास करने वाली बात से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, सेवरल संट्स रीच द कंक्लूजन दैट ऑल रिलीजन्स प्रीच फेथ इन वन ऑमनीपोटेंट गॉड, यानी कि सब सारे संत एक बात पे पहुंचे कंक्लूजन में कि सब लोग भगवान को ही तो मानते हैं, सारे भगवान एक ही है। दे वांटेड टू इरेज द डिफरेंसेस बिटवीन वेरियस रिलीजन, हर रिलीजन्स के बीच में जो डिफरेंसेस थे उसको ख़त्म करना चाहते थे। सो कबीर एंड नानक वर सच संत, और जो कबीर और जो नानक थे वो ऐसे ही संत थे। बोथ वर अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम, दोनों कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे। बोथ वांटेड टू पुट एन एंड टू द हिपोक्रेसी एंड रिचुअल ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स की, छोटी जाति बड़ी जाति ये सारी चीज़ों को, हिपोक्रेटिक थिंग्स रिचुअल्स को हटाना चाहते थे जो अलग अलग कास्ट को बांध देता है लोगों को कास्ट में। दे एनकरेज लव फॉर गॉड, वो भगवान को प्यार करने के लिए प्रोत्साहित करते थे लोगों को, और ह्यूमन वैल्यूज़, मानवता पर विश्वास करो बोलते थे। और इन छत्तीसगढ़ टॉलरेंस टू ऑल रिलीजन्स एंड सोशल हार्मनी रीजन सुप्रीम। और हमारे छत्तीसगढ़ में देखा गया है कि कहीं पे भी जाति धर्मवाद जात विवाद ये वाली बात नहीं होती और लोग बहुत ही एकता से रहते हैं। So now also this chapter ended. For notes and PDF and exercise questions, please join my Telegram channel, whose link is in the description box of my video. Please do like, share and subscribe my channel Bharti Rajput Classes.